अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्बास हसनैन और आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर जिन खूबसूरत चेहरों को देखते हैं उनको यकीनन अल्लाह ताला ने तख्लीक किया होता है, लेकिन उनको स्क्रीन पर खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत सारे अमामिल कार फरमा होते हैं और कुछ ऐसे हाथ होते हैं जो उनको खूबसूरत मज़ीद खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। मेरी मुराद आज मेकअप की फील्ड है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको अंदाज़ा है इस बात का कि मेकअप का बहुत बड़ा रोल होता है। फिल्म्स आप देखते हैं, ड्रामाज आप देखते हैं, उनके अंदर खूबसूरत नज़र आने वाले जो फ़नकार होते हैं उनके ऊपर काफ़ी मेहनत होती है और वो मेहनत एक मेकअप आर्टिस्ट करता है। आज की हमारी पॉडकास्ट में हमारे साथ पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इंतहाई सीनियर और मंझे हुए मेकअप आर्टिस्ट जनाब सैयद आसिफ जमील जैदी उर्फ आसिफ लता मौजूद हैं। जी आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज हैं आपके? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू का आपसे आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से बताएं कि आप किस शहर में पाकिस्तान के पैदा हुए और तालीम कहाँ से हासिल की। मैं पाकिस्तान कराची में पैदा हुआ, लियाकताबाद के इलाके में। और तालीम मैंने अपने स्कूल था मेरा करीमाबाद पे, हुसैन इब्राहिम फाउंडेशन स्कूल, वहीं से मैंने तालीम हासिल की। अच्छा आसिफ साहब, आपके नाम में जो उर्फियत एक शामिल है, आसिफ लता, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये समझाएं कि ये उर्फियत कैसे हुई आपकी। ये उर्फियत ऐसे हुई, दरअसल बहुत से लोग यही कहते हैं ना कि मेरा तो बचपन से शौक़ था। ये हकीकत है कि बचपन से ही मुझे बड़ा शौक़ था गाना गाने का, बड़ा वो होता था कि मैं गाऊं। अच्छा, मैं एक इत्तेफाक है कि लता मंगेशकर को फॉलो करता था, उनके ही गाने सुन के उनकी नकल करता था और रिकॉर्ड पे लगा के और उनके साथ गाया करता था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी लता मंगेशकर के सामने गाऊं। उस पर बहुत से मेरे दोस्त और हंसते थे, तुम वो लता के सामने गाओगे। बस हंसी आती थी, मैं भी खामोश हो रहा कि हाँ यार, मेरी वहाँ तक रसाई कैसे होगी। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी रसाई हुई। मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान गया। वहाँ मेरे एक अंकल होते हैं, उनके तवस्सुत से मुझे लता मंगेशकर से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। तो फिर मैंने, एक शर्फ ये था और दूसरा शर्फ कि मैंने उनके सामने उन्हीं का गाना गाया, जिस पे मैं बहुत, क्योंकि डर रहा था, खौफ था कि ज़ाहिर है इतनी लीजेंड हैं। तो बहरहाल मैं गा के बस एक सब खामोश हो गया, यूँ साकित रहा। फिर थोड़ी देर बाद दीदी बोली कि मैं कहा दीदी, तो फिर मैंने कहा हाँ, ऐसा लगा जैसे मैं ही गा रही हूँ। और मैंने कहा भाई, काश इस वक्त उस ज़माने में कोई मोबाइल होता, ये होता तो मैं रिकॉर्ड कर लेता, तो ऑन रिकॉर्ड ये बात होती। खैर उस वक्त मोबाइल था ही नहीं, जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल ये बात कही और फिर इस तरह गाहे बगाए उनसे मुलाकात होती। यानी आप मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। बेहतरीन तो नहीं, मैंने एक्चुअली प्रोफेशनल तो मेरा मेकअप का ही था, मगर ये शौक़ था, जुनून था, मतलब गाने का। तो वो जुनून को बस मैं रखा और अपने तय रखा। ये नहीं कि मैं उसको वो कि बस अपने ही तय कि लता से मिला, हाँ भाई मिल गया। तो गुलकारी को आपने बाकायदा एज प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। इसकी क्या वजह? बस मुझे था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। अच्छा। ज़ाहिर है इसके लिए बड़े रियाज और बड़े उसकी चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है। मैं वो नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट था और उस ज़माने में तालीम हासिल कर रहा था मेकअप की। तो इसलिए बहुत मुश्किल था मुझे ये चीज़ करने की। तो आपने मेकअप की बाकायदा तालीम हासिल की है? जी, मैंने बाकायदा तालीम हासिल की है, हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से। अच्छा, तो ये ज़रा हमारे व्यूवर्स को समझाएं, ये कोई कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, क्या होता है ये? जी, एक वहाँ पे इंडिया में डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, तो वो तकरीबन 3 या 4 साल की होती है। तो वो पास करना पड़ता है और मुझे भी दाखिला ऐसे में नहीं मिला। पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे उन्होंने 100 पेज का एक क्वेश्चन दिए जिस पे मुझे येस और नो करने थे। यानी बाकायदा जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट होता है? जी जी, जस्ट लाइक एंट्री टेस्ट, कि मुझे 75% पास करना था। तो वो मैंने 75% से थोड़ा सा अबव था, जिस पे मैं वो पास हुआ। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे एडमिशन दिया गया।
तो आसिफ साहब, गालिबन फिर आप पाकिस्तान के पहले मेकअप आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने मेकअप की फील्ड में ग्रेजुएशन किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। शायद मुझे तो यही लगता है कि मैं ही हूँ अभी तक, या मुझे अब तक सुनने में नहीं आया कि ये ग्रेजुएट हैं। अब वहाँ बाहर से करके आ रहे हो तो हो गए, क्योंकि अब तो ज़्यादा इतना जदीद दौर हो गया है, तो अब तो तरक्की हो गई है, काफ़ी लोगों को उसकी अवेयरनेस भी हो गई है, तो लोग तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अब हो गया है, ट्रेंड चल गया है। अच्छा आसिफ साहब, ये बताएं कि आपने हिंदुस्तान में सिर्फ तालीम हासिल की या फिर अपनी इंडस्ट्री में आपने काम भी किया? नहीं, मैंने काम किया और मैं रेखा के साथ वाबस्ता हुआ और उनके साथ काफ़ी हद तक काम किया मैंने। उनकी 2-3 फिल्में की उनके साथ, फिर गाहे बगाहे आर्टिस्टों के साथ वहाँ हिंदुस्तान में मैंने काम किए, काफ़ी फिल्में भी की। चंद फिल्मों के नाम लें ज़रा। चंद फिल्मों में मैंने रेखा जी के साथ जो है झूठी फिल्म की, जीवन धारा की और संसार की। उस संसार में मैंने आदि की थी, क्योंकि आदि जो है वो किसी और मेकअप आर्टिस्ट ने की थी। रेखा जी के जो सीन थे वो मैंने किए थे, बाकी जो और मेकअप वो किसी और आर्टिस्ट ने किए थे, मगर जो रेखा जी के थे वो मैंने किए थे उनके। तो आप कितना अरसा हिंदुस्तान में रहे? मैं तकरीबन 10-12 साल रहा हूँ हिंदुस्तान में। जी तो आसिफ साहब, 10-12 साल का काफ़ी तवील अरसा होता है। जी जी तो आप हमारे व्यूवर्स को ज़रा ये समझाएं कि आपने इन 10-12 सालों में क्या महसूस किया, हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में क्या फ़र्क आपको नज़र आया? देखें, हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के, मैं बुरा नहीं कहूँगा, हमारे पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, मगर यहाँ कुछ टेक्निकल हिसाब से हमारे यहाँ जो है इस चीज़ में ज़रा कमी है। वो बहुत ज़्यादा उनका जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा जदीद हो गए और बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं ऐसी ऐसी कि मैं भी जब देखता था मैं कहता था यार ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। यानी आपकी मुराद जदीद से क्या है, टेक्नोलॉजी जदीद है उनके टेक्नोलॉजी पास? बहुत जदीद, अच्छा। हमारी थोड़ी सी कम है, मगर हमारे आर्टिस्टों का जवाब नहीं। एक बड़ी खूबसूरत से आपको बात कहूँगा, मैं पूना इंस्टीट्यूट गया, अपने वहाँ बम्बई में से आगे पूना है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री जहाँ पूरे एक्टिंग सिखाई जाती है, बड़े बड़े बिलियन अदाकार निकले हैं वहाँ से। तो मुझे एक बात बहुत बड़ी खुशी हुई और सीना फ़ख्र से बुलंद हो गया मेरा, कि मैंने जब देखा कि वहाँ क्लासरूम में हमारे पाकिस्तान का ड्रामा चल रहा है, जिस वो ड्रामे का नाम था अनकही, हसीना आपा अच्छा। का। जी हाँ, हसीना आपा का अनकही, जिसमें शहनाज शेख और सलीम नासिर का था, कि वो दिखा के उस पर डिस्कस करके पढ़ाया जा रहा था। अनकही ने पाकिस्तान में भी बहुत जी मकबूलियत हासिल की बिल्कुल। थी। तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो यार ये हमारे ड्रामे, ये एक्टर हैं, कि वो इंडिया वाले उसको पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के कह रहे हैं ये देखो ये सीखो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे इंडिया के अदाकार जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं वो। मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हमारे पाकिस्तान के एक्टर बहुत अच्छे हैं, मगर यहाँ पे जो है वो क्या कह रहे हैं, माज़रत के साथ के काम निकालना नहीं जानते। हालांकि एक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे ये पाकिस्तान के। अच्छा आसिफ साहब, आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया जी और यकीनन पाकिस्तान में भी आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और बड़े बड़े फनकारों के साथ आपने काम किया होगा। तो चंद फनकारों का हमें नाम भी बताएं कि आपने अब तक किन किन लोगों के साथ काम किया है, और कोई ऐसा वाकया हमें सुनाएं कि जो आपको हमेशा याद रहा हो। देखें अब्बास साहब, बहुत से पाकिस्तान के बहुत सीनियर मोस्ट सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम किया और बहुत मज़ा आया, जिसमें ज़हीन तायरा हैं, काजी वाजिद हैं, तलत हुसैन साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, और अपना हिमायूं सईद हैं, और हिना दिल पज़ीर हैं, बदर खलील जिनको हम मद्दो आपा कहते हैं वो हैं। मतलब काफ़ी सीनियर आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया। एक तल्ख तजुर्बा है जो मुझे अब तक याद रहता है, हालांकि उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। हम एक जगह शूट कर रहे थे कराची में, ड्रामे की शूट थी, तो वहाँ पे तकरीबन रात के 3:30 बज रहे थे, तो मेरी जो एक स्प्रे गन होती है वो टूट गई थी। अब वो हमारे एक आर्टिस्ट थे, मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं, अदनान सिद्दीकी साहब,
वो बहुत ज़्यादा वो हो गए कि नहीं, मैं शूट नहीं करूँगा जब तक वो स्प्रे गन नहीं आएगी। तो मैंने अदनान साहब से कहा, मैं कहा अदनान साहब अभी 3:30 बजे रात को मैं कहाँ से ला के दूँगा, तो आप, मैं कह रही मैं मैनेज कर लूँगा, आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई इस पर नहीं आएगा, काम कोई गलती हो तो मैं जो कहेगा मैं सर आँखों पे आपके। तो बहरहाल बड़ा इस तरह बड़ा चला, मुझे बड़ा थोड़ी सी तकलीफ़ हुई कि आदमी मैनेज कर लेता है। खैर बहरहाल बड़े उसके बाद बहस मुबाहिसे के बाद काफ़ी हुआ, फिर वो ठंडे हुए, थोड़ा बेहतर हुए, तो फिर जो है उन्होंने फिर वो करा, वरना सिर्फ एक स्प्रे गन के चक्कर में वो शूट मेरी रुक जाती और बड़ा तकलीफ़ बाइस होता मेरे लिए। तो ये चीज़ है। अच्छा आसिफ साहब, तो हमारे देखने वाले व्यूवर्स को थोड़ा ये समझाएं कि जी आपका इतना तवील तजर्बा है मेकअप इंडस्ट्री में, तो ये जो तीन हमारे डिफरेंट मीडियम्स हैं यानी फिल्म, ड्रामा और थिएटर, इन तीनों के मेकअप्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, थिएटर एक्चुअली जो एक ऐसा रंगमंच है जहाँ पे आपकी आवाज़ में वो असरात और तासुर दिया जाता है और एक्सप्रेशन होते हैं आपकी, कि आवाज़ आपकी इतनी बुलंद हो, उसमें भी एक्सप्रेशन हो, जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं उसके एक्सप्रेशन ज़ाहिर हो अल्फाज में, आवाज़ में, सॉरी। और तो उसके लिए हमें लाउड मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि उसमें लाइट्स बिल्कुल करीब होती हैं, कि ताकि अगर वो दूर से बंदा देख रहा है, अगर हम डल मेकअप करेंगे या बेस डल लगाएंगे तो पीछे जो बैठा है वो बहुत दूर, उसको वो नज़र भी नहीं आएगा। जब तक हम बिल्कुल हाईलाइट नहीं कर देंगे उसके फेस को, तो वो उसका वो कैरेक्टर फिर निकल के आएगा। अगर जब लाउड भी बोलेगा और उसके फेस पे जो मेकअप है वो जब नुमाया होगा तो वो चीज़ नज़र आएगी, तो वो उसको उस एक्सप्रेशन को समझेगा और वो कहेगा हाँ यार ये बोलना चाह रहा है। ये टीवी का मेकअप थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें हम बेस रखते हैं प्रॉपर, मगर इतनी रखेंगे कि जो लाइट है उसके हिसाब से मेकअप ऐसा रखा जाता है कि अगर स्क्रीन पे मेकअप देखा जाए तो वो लुक सॉफ्ट आए। फिल्म में मेकअप थोड़ा तेज़ होता है, मगर वो स्क्रीन में चेंजिंग आती है, फ़र्क होता है, तो वो उसके हिसाब से थोड़ा सा तेज़ होता है मेकअप। मगर वो जो कैमरा है वो 35 mm पे काम करते हैं, तो वो उसमें फ़र्क आ जाता है, उसका रिज़ल्ट में बड़ा डिफरेंट हो जाता है, और वो मेकअप थोड़ा सा हैवी रखते हैं, मगर इतना नहीं जितना हम स्टेज का रखते हैं, तो ये फ़र्क होता है। अच्छा आसिफ साहब, ऑन अ लाइटर नोट ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस फनकार ने तंग किया मेकअप करवाने में? किस फनकार ने किया, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की? पाकिस्तान के बताएं। पाकिस्तान की एक थी हमारी फिल्म की, नाम ले दें। उनका नाम है लैला। लैला ने मुझे बड़ा तंग किया, फिल्म आर्टिस्ट लैला। फिल्म आर्टिस्ट लैला। तो वो जब आई तो मैंने कहा आइए मैम मेकअप, कह रहे मुझे अनप्रोफेशनल लोगों से मेकअप नहीं करवाना। मैंने कहा ठीक है, ज़ाहिर है भाई, वो मुझे नहीं जानती थी, मैंने ये पफ रखा, मैं कहा सर आप कर लीजिए अगर आपको आता है। तो इतने में डायरेक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा क्या हुआ लता, आपने करा नहीं? तो मैं कहा उनको अनप्रोफेशनल लोगों से मेकअप नहीं करवाना, तो मैंने कहा आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ला दें तो वो कर देगा। कहें ये क्या बात हुई? फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप जानती हैं ये कौन है? तो मैंने कहा मैं तो नहीं जानती, आपका इनसे तारुफ करा दूंगा ना तो आप खुद ही शौक़ से करवाएंगी। फिर उन्होंने बस ये कि उन्होंने कुछ बोला, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो हम मुझे बताया नहीं। तो मैंने कहा मैम मैं क्यों बताऊंगा अपने मुँह से? तो कहें नहीं नहीं सॉरी। फिर उन्होंने मुझसे माज़रत की, कहेंगे नहीं मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं कहा आप सीनियर हैं? मैं कहा नहीं मैं सीनियर नहीं, आपने बोला तो इसलिए मैंने खामोशी से रख दिया, तो मैं क्यों बहस मुबाहिसा करूँ खामख़ा आप कि दिल में कोई वो बात आए, तो इसलिए मैंने कहा ज़्यादा बेहतर है। कहे नहीं नहीं मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे बड़े शौक़ से मेकअप करवाया, और ये थोड़ा सा तल्ख़ था मगर मुझे याद है ये चीज़। अच्छा आसिफ साहब, ये तो आपने तल्ख तजर्बा शेयर कर लिया अपना। अब ये बताएं कि कौन से ऐसे फनकार हैं हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के जिनके साथ काम करने में आपको बहुत मज़ा आता हो? मेरे साथ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो रेखा जी हैं और अनुपम खेर साहब हैं, बहुत मज़ा आया। और इत्तेफाक है कि मैं वहीं छोटा सा था, ये तकरीबन 86 की बात है, फिल्म बन रही थी कर्मा, जिसमें दिलीप कुमार साहब और सारे मल्टी स्टार थे उसमें। तो उनके साथ मैंने देखा, उनके साथ सेट पे खड़ा हुआ, उस वक्त सीख रहा था, तिफ़्ल मकतब था उस वक्त मेकअप में।
तो मैंने उनसे सीखा, तो बड़ा सीखने में बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ तजुर्बा हासिल किया मैंने कि वाकई दलीप कुमार है। तो ये, और फिर हमारे पाकिस्तान में मैं जो अच्छे जो हैं काजी वाजिद साहब, उनका जवाब नहीं। यकीन करें कि वो कहते थे बस ला दे, बस थोड़ा सा बस कर दे, मेकअप हो गया, यूँ करते थे ऐसे। मेकअप किया, यकीन करें मैं बड़ा वो करता हूँ कि वो यूँ स्क्रिप्ट उठाते, अच्छा स्क्रिप्ट क्या, वो कहते थे सीन क्या है, तो कहते ये सर ये है काजी साहब, अच्छा बस चलें ठीक है। वो सिर्फ एक नज़र देखते थे और दूसरों की लाइनें वो खुद बताते थे। मतलब इतने टैलेंटेड थे, बहुत नाइस और बहुत मज़ेदार थे। ज़ईन आपा, ज़ीनत यास्मीन साहिबा, बदर खलील तो बस जवाब नहीं, वो मेरे जब शूट ख़त्म होता था वो कहती चल मेरे साथ डांस करो, बड़ी मज़े की खातून है, बहुत मज़ा किया उनके साथ। कमल नज़र साहिबा है, वो भी बहुत नाइस। हिना आपा के साथ बहुत अच्छा काम किया मैंने, उनकी 2 सीरियल की थी मैंने हिना, उनके साथ बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे ये जो सीनियर हैं, वो बड़े मज़े के हैं। अच्छा आसिफ साहब, आपके अंदाज़े गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा है कि आपका कोई उर्दू अदब से भी कोई ताल्लुक़ है, तो ये ज़रा सा बताएं। हाँ, कहते हैं कि गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा जो लपक जाए आवाज़ तो देखो। वाह। तो ये वाली बात है कि है थोड़ा सा मतलब अदब से ताल्लुक़ है, ये कि कभी कभी तुकबंदियाँ कर लेता हूँ मैं, तो बस तो आप बाकायदा शायरी भी करते हैं? बस तुकबंदी कह सकता हूँ मैं, उसको अच्छा। शायरी नहीं कहना मेरे लिए वो जो है मुश्किल होगा। अच्छा। तुकबंदी ही कह सकता हूँ, बस तुकबंदी कर लेता हूँ। जिसमें एक मेरा अपना शेर है कि ज़रूर ज़रूर। सुना है वो मक्तल में आएंगे, सुना है वो मक्तल में आएंगे, दीदार के बहाने हम भी वहाँ जाएंगे। कैसा मंजर होगा तेरी महफिल में दीवाने का, हम रोएंगे और वो खुशी मनाएंगे। वाह ज़बरदस्त। ये बस ऐसी तुकबंदियाँ हैं। अच्छा आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि आम तौर पे देखने में आया है कि फ़नकारों को तो मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा जाता है और वो कंपैरेटिवली उनके जो माशी हालात होते हैं वो भी बेहतर होते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट के हवाले से हमें ये बताएं कि इनको हमने नहीं देखा कि कभी कोई इनको पजीराई मिली हो, कोई शोहरत मिली हो, कोई अवार्ड मिला हो, या कोई सरकारी सतह पे किसी किस्म की कोई सरपरस्ती की गई हो, तो ऐसा क्यों है? सिर्फ दुआएं मिलती हैं। अच्छा। बस उनके लिए यही काफ़ी है, कहते हैं कि बस दुआएं मिल जाए। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं और होना भी चाहिए, मगर अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में यहाँ कदर नहीं है कि वाकई जो बेचारे काम करते हैं कि आदमी को एक हौसला मिलता है मज़ीद और काम खूब से खूब तर करने का, मगर वो चीज़ नहीं मिलती यहाँ, हमारे यहाँ अवार्ड नहीं दिए तो जाते। क्यों एक मेकअप आर्टिस्ट को अहम हिस्सा इंडस्ट्री का क्यों नहीं समझा जाता? बस जब तक समझा जाता है कि जब तक वो काम कर रहे हैं, आपको काम आप उनको काम निकालना है, वो कर लिया, जब काम ख़त्म हुआ तो तू कौन मैं कौन, ये अच्छा, होता है। इसकी वजह क्या है? बस हम ही हम हैं, मेकअप आर्टिस्ट तो कुछ नहीं, वो मतलब काम कर दिया ख़त्म, बस नाम हो गया। यानी इस काम को इतना अहम समझा ही नहीं जाता। मतलब अब मैं क्या बोलूँ कि एक बुराई हो जाएगी, मगर यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बहुत मतलब कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मेकअप आर्टिस्ट की। अच्छा आसिफ साहब, आप तकरीबन 10 साल हिंदुस्तान में रहे और तकरीबन 25-26 सालों से आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो यानी ज़िंदगी का निस्फ हिस्सा तकरीबन आपने इस फील्ड को दिया है। तो ये बताएं कि इस फील्ड से आपको इज़्ज़त ज़्यादा मिली या पैसा? आपने सवाल तो अच्छा किया कि इज़्ज़त मिली, पैसा भी मिला, मगर इज़्ज़त वो ना मिली जैसी चाहिए थी कि मिले। और यकीन कि जब मैं पाकिस्तान आया मैंने बहुत स्ट्रगल की, मतलब समझे असर नौ हमने ये किया, बहुत तकलीफ़ें सही, और मेरे चंद साथी हैं जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया और कदम कदम पे हमारे साथ रहे। हमने यकीन करें वो वक्त भी गुजारा कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम उससे कहते थे यार तू पेट्रोल डलवा ले, यार मैं इतना डलवा लूँ। तो अगर मैं उसका नाम लूँगा तो नहीं लूँगा तो ये लिए मेरे लिए बड़ी वो होगी। मेरे साथ थे मेरे दोस्त और बहुत अज़ीज़ मुराद मुफ्ती साहब, तो उनके साथ मैंने बड़े
काम भी किए, बड़े अच्छा वक्त गुजारा, मगर तकलीफ़ें हमने बड़ी सही, साथ हमने तकलीफ़ें सही। तो आसिफ साहब, क्या वजह है, तकलीफें क्यों आपने सही कि आपको इंडस्ट्री में माकूल मुआवजा नहीं मिलता था या आपके पास काम नहीं था, क्या वजह थी? नहीं देखें, काम तो मिलता था मगर उसके एवज़ हमें मुआवजा नहीं मिलता था। अगर मिलता भी था ऐसा कि जब हमारी ज़रूरत ही नहीं, जब मिल रहा है तो फ़ायदा, जब ज़रूरत है अगर हमें उस फी के वक्त हमें मुआवजा दिया जाए तो हमारे लिए बेहतर होता। तो उसके बाद मिल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमने जिनके काम भी किए और दिन रात किए, मगर वो हमें पैसा देने के बजाय वो खुद भाग गए। ये भी वक्त देखा हमने, बहुत अच्छा वक्त देखा भी और बहुत बुरा भी देखा। मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज वो हम और मेरा दोस्त, हम लोग आज भी साथ साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साथ काम करते हैं और बहुत अच्छा वक्त है, अल्लाह का शुक्र है। और उस वक्त को हम याद करते हैं, हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो इसलिए हमें याद है और उसी के बस हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथी मेकअप आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट हैं, हम उनका भरपूर साथ देते हैं कि ताकि वो भी आगे जाएं, हमारी तरह तकलीफ़ न सहें। अच्छा आसिफ साहब, आपकी फील्ड के जितने भी लोग हैं, आप जैसे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, इनके हवाले से एक तनकीद की जाती है जो मुझे आई एम श्योर कि आपने भी सुनी होगी। आप तमाम लोगों को या आपकी फील्ड में काम करने वालों को एक लफ्ज़ से पुकारा जाता है, मीठा। इसका क्या मतलब होता है? देखें, मीठा से मुराद ये कि देखें वजह ये होती है कि ऐसे बहुत से मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनमें एक तो कुदरती तौर पे ये चीज़ पाई जाती है, निस्वानियत, और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा खुद बनना भी पड़ता है, वरना तो कोई आर्टिस्ट हमें हाथ भी ना लगाने दे। अब वही ना कि हम बड़ी बड़ी मूछें और ये लहीम शहीम और घनी दाढ़ी और उस पर हम मेकअप करें तो वो कोई भी खातून नहीं करवाएगी। वो हमसे इजी होने के बजाय हमसे डरेगी, वो मना कर देगी कि नहीं भाई हमें इससे मेकअप नहीं करना। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक मीठा, स्वीट तो बनना पड़ता है ना, जब तक स्वीट नहीं बनेंगे तो फिर हमें लोग चखेंगे कैसे। अच्छा आसिफ साहब, आप एक ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपने बताया कि आपने गुलकारी भी की और आपने अदाकारी भी की, तो सिर्फ एक ही काम है शादी जो आपने नहीं की, इसकी क्या वजह है? मैं तो ये समझता हूँ कि उम्र भर की शनासाई चली जाएगी, घर बसा लूँगा तो तन्हाई चली जाएगी। तो फिर वो मैं नहीं चाहता कि तन्हाई जाए, तन्हाई अच्छा साथी है। मोहब्बत कोई की? मुझे तुम्हारे बेवफा होने का गम नहीं, गम इस बात का कि मोहब्बत से यकीन उड़ गया है। अच्छा आसिफ साहब, आपने अपनी ज़िंदगी का तवील अरसा इस फील्ड को दिया है और आपने यकीनन बड़े फ़नकारों के साथ काम भी किया है, तो कोई ऐसी ख्वाहिश ज़िंदगी की है जो आप समझते हैं कि वो अगर पूरी हो जाए तो? देखें, एक ख्वाहिश थी मेरी सबसे पहले कि अल्लाह के घर जाने की, और वो अल्लाह ताला ने वो पूरी कराई, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके आया। और एक ख्वाहिश अभी भी बाकी है, बस वो कुछ ऐसे मसले मसाइल हो गए, फिर वसाइल ऐसे हो गए कि हमें जो है वो काम उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए, जिस पे मेरा दोस्त मुराद मुफ्ती, हम लोगों ने बहुत हद तक कोशिश की मगर हमें ऐसे वसाइल नहीं मिले कि जहाँ से कुछ आए। क्या ख्वाहिश थी, वो एक्सप्लेन ख्वाहिश करें। ये थी कि एक हमने बैठते थे हम लोग कभी फारिग औकात में, मैं मुराद, तो हम लोग ऐसी थोड़ा सा लिखने का स्क्रिप्ट, इतना तो शऊर हो गया था ज़ाहिर, इतने तजुर्बे हासिल करके आया मैं, तो ये कि काफ़ी मिला, मगर ये कि हमने स्क्रिप्ट लिखा, बाकायदा पूरी टेलीफिल्म की स्क्रिप्ट लिखा, और वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन गया और बड़ा मज़े का था कि जिसको भी हमने पढ़ाया तो उनको बड़ा मज़ा आता था। मगर कुछ वसाइल थे ऐसे कि हमें नहीं कर पाए, मगर ये कि जब भी मौका मिला मैं वो ज़रूर करूँगा। तो आपने किसी फाइनेंसर को, किसी प्रोड्यूसर को अप्रोच करने की कोशिश की? कि मगर वही ना, यहाँ पे आपको पता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट ये है, आप हमें दे दीजिए स्क्रिप्ट, हम देखेंगे, चेक करके बताएंगे। तो फिर वो जब मेरे हाथ से गया तो फिर मेरा नाम हुआ, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं दिया। मैं फिर सोचा कि जब अपने ही तय करना है तो जब कभी होगा तो ज़रूर करेंगे। अच्छा आसिफ साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आने वाले नए नौजवानों को कोई टिप्स दें, कोई पैगाम दें कि वो अगर वो इस फील्ड में आना चाहें तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आना चाहें तो आप अपनी तालीम पहले पूरी करें, मुकम्मल करें तालीम। तालीम बहुत ज़रूरी है,
इस फील्ड में आए। बहुत से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, कि जो बिल्कुल इस चीज़ से लाबलद हैं और एजुकेशन नहीं है उनमें, तो वो बेचारे पीछे बहुत मार खाते हैं। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ एजुकेशन भी हो, और फिर बाकायदा उस जो आप प्रोफेशन इख्तियार कर रहे हैं, कोई सा भी प्रोफेशन मैं कहता हूँ, कोई सा भी इख्तियार करें, चाहे मेकअप का हो, चाहे डायरेक्शन का हो, चाहे कैमरामैन का हो, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। देखिए, आप पढ़ेंगे फिर थ्योरी करेंगे, जब तक आप अपनी बुनियाद मजबूत नहीं करेंगे तो इमारत आप कैसे बनाएंगे। आपकी बुनियाद मजबूत होगी ना, तो आप कहीं मार नहीं खाएंगे, फिर आपकी इमारत चलती जाएगी, चढ़ती जाएगी। तो ऐसा ही है कि पढ़ाई ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल करें, थ्योरी, और फिर आप, मैं कहता हूँ, आप मार नहीं खा सकते। चाहे मेकअप हो, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, वो पढ़ाई ज़रूरी है। और इसमें फिर शऊर भी आता है, इंसान बहुत अच्छा खूब से खूब तर की तलाश करता है और फिर बनता है। तो ये मैं यही कहूँगा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम को इख्तियार करें और अच्छी तरह करें, तो ये चीज़ हो। अच्छा आसिफ साहब, टूवर्ड्स क्लोजिंग अगर आप कोई अपना पसंदीदा शेर हमें सुना दें। जी बिल्कुल। एक मैंने गज़ल लिखी थी, उसके चंद शेर सुना देता हूँ। राज की बात ज़ुबां पर कैसे लाऊं, राज की बात ज़ुबां पर कैसे लाऊं, धुआं से उठकर दम सा घुटता है कैसे बताऊं। उनके कूचे में न जाने की कसम खाई थी, उनके कूचे में न जाने की कसम खाई थी, दिल मुस्तरिब रमज़ उल्फत अहबाब को कैसे समझाऊं। आ चुका वक्त नज़ा रूह निकलती नहीं, आ चुका वक्त नज़ा रूह निकलती नहीं, हर दम इंतज़ार है उनका कैसे बुलाऊं। और सारी घड़ियाँ बीत गईं ज़ैदी, बुलाओ अब काहरों को, सारी घड़ियाँ बीत गईं ज़ैदी, बुलाओ अब काहरों को, दीन से दुनिया भारी है, जनाजा कैसे रुकवाऊं। वाह वाह, ज़बरदस्त जी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू।